सेल ऑर्गेनेलिज में नेक्स्ट जो हमने आज ऑर्गेनेली डिस्कस करनी है वो है जी माइटोकॉन्ड्रिया। ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है क्योंकि काफ़ी टाइम सेविंग लेक्चर है। विद इन 4 मिनट आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनेलिज रॉड शेप, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, जो कि सेल का पावर हाउस कहलाती हैं क्योंकि ये एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं जिसे सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। द स्पेस बिटवीन दैम इज़ कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मतलब इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो खाली स्पेस है उसे हम कहेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो इनकी इनर कैविटी होती है वो एक फ्लूइड के साथ फिल हुई होती है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ होता है, एक्ट एज अ साइव, मतलब अपने अंदर से ये छोटे मालिक्यूल्स को गुजरने देता है लेकिन लार्ज मालिक्यूल्स को ये फिल्टर करता है। नेक्स्ट अगर हम इनकी इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो अंदर की तरफ फोल्ड हुई होती है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी जो है वो सरफेस एरिया जो होता है, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन जहाँ होने होते हैं उस एरिया को ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट अगर हम F1 पार्टिकल्स की बात करें तो ये क्रिस्टी के ऊपर बटन की तरह, मतलब नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये इनके पास एंजाइम होते हैं जो कि एटीपी की सिंथेसिस में मदद करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखें कि कौन सी चीज़ एटीपी बनाने के लिए पाबंद है तो वो हैं F1 पार्टिकल्स जो कि बटन की तरह की साख्त के हैं। नेक्स्ट अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सर्कुलर डीएनए इनमें मौजूद होता है जो कि सिमिलर होता है प्रोकैरियोट्स के सर्कुलर डीएनए के। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए इनमें मौजूद होती हैं जैसा कि 17 स्वेडबर्ग राइबोसोम्स। नेक्स्ट अगर हम स्पेशल फीचर्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज हैं, मतलब अपना कुछ काम ये खुद कर सकते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हैं। तो दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल, मतलब ये सेल के अंदर तकसीम हो सकते हैं, रेप्लिकेट हो सकते हैं आज़ादाना तौर पर। तो इनके पास अपना डीएनए और आरएनए और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो ये वो जगह है जहाँ पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। तो ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं जो सेल की एनर्जी करेंसी है। तो एटीपी जो है वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल्यूलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होती है, लोकेटेड होती है। नेक्स्ट जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है किस तरह एग्जिस्टेंस में आया, किस तरीके से वो प्रोड्यूस हुआ। तो ये समझा जाता है इस थ्योरी के मुताबिक कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुआ है। किस तरीके से, तो एंशियंट लार्जर सेल इनगल्फ्ड स्मॉल बैक्टीरिया, मतलब जो पुराने सेल्स थे बहुत बड़े, उन्होंने स्मॉल छोटे से बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, मतलब निगल लिया। तो उसे डाइजेस्ट करने की बजाय सिम्बियोसिस एसोसिएशन से एक दूसरे के साथ रहने लगे। सिम्बियोसिस एसोसिएशन वो एसोसिएशन होती है जिसमें बोथ जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं। तो ये समझा जाता है कि तो जो छोटा ऑर्गेनिज़म है उसने एटीपी सप्लाई करना शुरू कर दी और जो बड़ा मालिक्यूल है वो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन इसे प्रोवाइड करने लग गया और आखिरकार ये माइटोकॉन्ड्रिया बना। नेक्स्ट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और प्रोटिस्ट में भी मौजूद होता है। लेकिन इनका जो नंबर है वो डिपेंड करता है सेल की एनर्जी नीड्स, मतलब सेल को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है उस हिसाब से इनका नंबर हर एक सेल में डिफरेंट होता है। तो इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो 1 से लेकर 1000 तक जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं एक सेल में हो सकते हैं।